नमस्कार ऑडियंस, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। और आज सिटी हलचल की शुरुआत ही करते हैं हम नगर परिषद चुनाव विशेष चर्चा के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती संतोष बेनीवाल के प्रतिनिधि के रूप में उनके पुत्र प्रवीण बेनीवाल, जो माँ बेटा दोनों इस वक्त पार्षद भी हैं, निवर्तमान पार्षद हैं। और इनसे जानेंगे कि किस तरह ये चुनाव लड़ेंगे और अपनी माताजी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, उनको कैंडिडेट बनाएंगे। प्रवीण जी, आपका स्वागत है हमारे। धन्यवाद। आपके सिटी केबल के सभी प्यार दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी, प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आपसे कुछ राजनीतिक बातें करना चाहूँगा। आप जेजेपी से जुड़े हुए थे, आपने जेजेपी क्यों छोड़ी थी? देखिए, समय की बात है सारी रमेश जी। भाई कहीं ना कहीं आपको कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था, और जहां वो बात किसी न किसी बात में पूरी ना हो पाई, जिससे ड्राइंग रूम में बैठ के जो चर्चा होती है, जो हमारी बातें हुई थी, उसके ऊपर मुझे नहीं लगा कि भाई कहीं से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला। तो वहाँ से फिर थोड़ा सा मेरा और मेरे परिवार का मन खट्टा हो गया कि भाई जैसे मैंने सबसे सलाह मशवरा किया तो उन्होंने राय दी कि भाई अगर आपका मन नहीं है तो आप दूर हो सकते। तो यानी आपको टिकट देने का वायदा किया था जेजेपी ने? जी हाँ, बिल्कुल। और फिर लास्ट टाइम पे उन्होंने अपना जो कमिटमेंट करी थी वो पूरी नहीं करी, तो इस वजह से फिर हमने भी महसूस किया भाई कहीं ना कहीं हो सकता है शायद हमारे में कमी हो, तो अपने अंदर झाँक के अपना थोड़ा सा गहराई से जानकारी लेनी चाहिए कि भाई हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं अब किसी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध डायरेक्ट जनता के साथ। यानी एक पार्टी से झटका दिया, सभी पार्टियों से मन खट्टा राजनीति। बस जहाँ थे आप, हमने कभी देखो दूसरी पार्टी में कभी गए नहीं। हम तो जहाँ बचपन से एक ही जगह रहे, वहाँ से उन्हीं का एक परिवार के ही जब दो पार्टियां बन जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई आप दोनों में तो रह नहीं सकते, कहीं ना कहीं एक को तो आपको चुनना पड़ेगा। तो मैं जेजेपी में था, लेकिन वहाँ मेरी व्यवस्था जो है जिस प्रकार की हुई, उनसे थोड़ा सा हटने के बाद फिर मैं अपने घर पर। नहीं, आप यहाँ पर एक बात छुपा रहे हैं। जब जेजेपी की महावीर गुप्ता जी को टिकट दे दिया गया था, उस वक्त आप विजेंद्र रेड्डी, अशोक लीलो जैसे कई जो उम्मीदवार थे, आप ओम प्रकाश चौटाला जी से मिलने गए हैं कि? आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने समाज में रहते हुए वे अपना पर्सनल जो व्यक्तिगत संबंध थे उनको हमेशा मैं प्रायोरिटी तौर पे देखता हूँ। विजेंद्र रेड्डी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मैंने उनका सहयोग किया। अच्छा, आपने ये कहा था आप हमें से किसी को टिकट दे दो ओम प्रकाश चौटाला को, हम उसके साथ तन मन धन से लगेंगे। देखिए रमेश जी, जैसे टिकट आपने भी मांगा था, ओम प्रकाश चौटाला जी से मांगा था या नहीं मांगा? आपके पास अब मैं बैठा हूँ, जिस प्रकार की हमारी चर्चा हो रही है कि जब मेरे आपके अगर पारिवारिक संबंध है, रिलेशन है, तो आप अगर मुझे आधी रात को भी एक आवाज दोगे कि भाई वहां चलना है प्रवीण, तो मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए, आप प्रवीण जी, यहाँ जींद की राजनीति में भी आप बात करें, नगर परिषद की राजनीति में आप विरोध की राजनीति करते रहे हमेशा, पूनम सैनी के खिलाफ खड़े रहे, वो उसके पीछे क्या कारण था? देखिए, विरोध की राजनीति तो आप नहीं कह सकते इसको, क्योंकि मैं निरंतर पिछले 11 साल से एज ए नगर पार्षद के रूप में काम कर रहा हूँ। विपक्ष में लगा लीजिए, आप विपक्ष में थे, आप विपक्ष में की आप बात मान सकते हो। तो विपक्ष की राजनीति क्यों पसंद आती है आपको? विपक्ष की नहीं थी, मेरा मकसद होता है अपना, जनता ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, आशीर्वाद देके मुझे जहाँ जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है नगर परिषद के अंदर, मैं उस काम को अमलीजामा पहना सकूं। मेरा मकसद हमेशा यही रहता है। और जब चेयरमैन का चुनाव हुआ तो देखिए, दो आमने सामने जब होंगे तो उनमें से एक पक्ष में आपको जाना पड़ता है। बिल्कुल, मैं जिस पक्ष में था वो पक्ष नहीं बन पाया चेयरमैन, तो उसके बाद हमने अपना वेट एंड वॉच किया कि भी अगर वाकई में ये लोग काम करने में सक्षम है और काम करने में इनकी नीयत है तो हम इनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब हमारी विचारधारा नहीं मिल पाई तो हमने अपना काम अपने तरीके से किया। आप तो वेट कहाँ किया, आप तो पहले दिन से विपक्ष में खड़े हो गए थे, आलोचनाएं शुरू कर दी थी पहले दिन से। आप देखोगे तो जो हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई, जी, जब भी मीटिंग स्टार्ट होती है किसी बात में, किसी भी विषय के ऊपर चर्चा होती है रमेश जी, तो वहाँ आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी जहाँ से आप नुमाइंदे बन के आए हैं वहाँ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो तो देखो आपको वहाँ उठाने का आपका हक बनता है। हमने सिर्फ वही उठाई है, अपनी जनता की जो आवाजें थी, जो विकासशील कार्य थे, उनको कई आवाज उठाई। एक भी मांग पे पूरा नहीं किया आपकी, ना हमारे किसी मांग पे उन्होंने काम करने का प्रयास ही नहीं किया। और देखिए, अब तो हाउसिंग बोर्ड, अर्बन स्टेट डिफेंस कॉलोनी है, चलो नगर परिषद के अंदर में आ गई है। पहले तो ये
हुड्डा के अंदर में होती थी, उस बिल्कुल वक्त वहाँ पर ज्यादा पार्षद का कोई काम नहीं होता था, और होता था तो कौन सा काम होता था, कौन से काम आपने करवाए? देखिए, काम आप किसी भी, या तो वो हुड्डा से रिलेटेड हो, हमारी जितनी भी एजेंसी काम करती हैं, नगर परिषद एजेंसी के रूप में काम करती है, या आपका इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट काम करता है, या आपका हुड्डा काम करता है, आप किसी को रिप्रेजेंट करते हो जब, तो आप वहाँ की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जहाँ जहाँ आपको परेशानी है, उसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में वो आता हो, वही अगर हुड्डा के अंदर था तो हुड्डा के अंदर पार्क की बातें होती थी। वो तो आज भी ऐसी ही है, आप मम्मी बेटा दोनों पार्षद हैं, ज्यादातर पार्कों की हालत आज भी खस्ता है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्यों नहीं दुरुस्त करा पाए? 100 पार्कों के लिए आवाज उठाई गई थी, 100 पार्कों के लिए पैसे पास हुए, उनमें से टेंडर लगाए गए, टेंडर में उन्होंने सिर्फ नगर परिषद ने 6 टेंडर ही छोड़ पाई, बाकी टेंडरों के लिए उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, एक नया प्रोजेक्ट फिर बना दिया, कभी कोरोना का बहाना ले लिया, कभी किसी प्रकार का बहाना ले लिया उन्होंने। इसके मैं ये मानूंगा कि भाई जो प्रोजेक्ट तैयार किया था उसके साथ खिलवाड़ करने का काम किया, कि पहले 100 पार्कों का टेंडर लगाया ना कि आप विपक्ष में थे, अगर आप चेयरमैन पूनम सैनी के साथ मिलकर चलते तो शायद 100 पार्कों का टेंडर वो पार कर देते। आप एक बात सोचिए, क्या 5 जो वार्ड पड़ते हैं हुड्डा के, जो नगर परिषद के अंडर आए थे, क्या 500 के 500 एमसी उनके खिलाफ थे? चलो मैं आपकी नहीं लगभग देखिए आप, हाँ जी बोलिए, आप बताइए पहले कौन कौन पक्ष में थे, कौन उनके? मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भी वार्ड नंबर 19 का जो पार्षद थे उस समय, उनको बनाने वाले वही थे लोग, चेयरमैन। क्या उनके वार्डों में पार्क दुरुस्त करा पाए? आपका 22 नंबर वार्ड थे रहे ना आप अपने पार्षद जो उस बेल्ट के पार्षद थे, देखिए स्टार्टिंग में लगभग 4 पार्षद उनके खिलाफ थे, फिर उनमें से एक उनके पक्ष में आ गए, फिर दूसरी आ गई महिला पार्षद थी, आप भी आए एक समय के लिए। देखिए आप एक समय के लिए आप भी आए, नगर परिषद में एक बोर्ड लगा था, कोई बड़ा कार्यक्रम था, उसमें 28 पार्षदों के फोटो वहां पर लगे हुए थे। देखिए कोई भी 1-2 महीने के लिए तो आप भी आए। नहीं, आपको एक बताओ, हमने इकट्ठे बैठ के कोई स्टेटमेंट दिया हो? बताओ आपने ये कहा मिलकर काम करेंगे भाई। अगर भी आज मैंने आपको क्या कहा कि हमने 1 साल तो वेट किया, फिर भी उसका कि भी उसने हमारे से किसी प्रकार की राय मशवरा नहीं किया, हमारे वार्ड के बारे में कभी पूछा नहीं। जब वो हमारे बात से किसी बात से उन्हें कोई सलाह ही नहीं ली, तो हम कैसे उनके साथ काम करेंगे? पार्कों की दशा आप नहीं सुधार पाए, आप खुद मान रहे हैं, टेंडर पास किए, और क्या क्या पार्कों की दशा के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपके हर पार्क के अंदर रिचार्जिंग रिहार्वेस्टिंग लगाया गया। वो बजट कहाँ से लेके आए? गवर्नमेंट के वो था, गवर्नमेंट के रिचार्जिंग रिहार्वेस्टिंग लगाने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जी, उस पॉलिसी को हमने फॉलो किया। और आप जैसे जितने साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट भी करी, कहीं ना कहीं से अपना मैनेज किया हमने। अब ये मान लो गलियां बनी हैं, सीएम अनाउंसमेंट के पैसे आए, अभी आप वो बाय नेम कोई अगर आपको चीज मिलती है तो वो तो देखो नगर परिषद को लगानी पड़ेगी। ये गलियां जो निर्माण हुआ है, टाइल लगी है, ये आपने लगवाई है या अपने आप पूनम सैनी ने लगा दिया कि भाई मुख्यमंत्री का फंड था? वो देखिए बाय नेम आई थी, वो बाकायदा विधायकों के माध्यम से विधानसभा सत्र के अंदर क्वेश्चन उठाया गया था, और उस टाइम की हमारी माननीय कविता जैन जी कैबिनेट की मंत्री थी हमारे शहरी निकाय विभाग की, और वहीं उन्होंने हमारे जो विधायक थे उस समय के, इनेलो पार्टी से वो संबंध रखते थे, जिन्होंने आवाज उठाई वहां पर, उन्होंने के दबाव में आके सीएम साहब ने ये पैसा जो है अलॉट करने का काम किया था कविता जैन जी के माध्यम से। प्रवीण जी, कौन से कार्य रह गए हैं जो आप अब चेयरमैन का चुनाव लड़ाना चाहते हैं माता जी को, कि वो काम आप पूरा कर पाएंगे? देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि अपने वार्ड के अंदर अमूमन तौर पे कोई काम पेंडिंग नहीं है, वही काम है जो रूटीन में होते हैं। जैसे पार्क की आप व्यवस्था की बात करोगे, अगर हम आज पार्क की साफ सफाई करते हैं, घास काट देते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि एक रूटीन वर्क है। 15 दिन के बाद आपको सेम प्रोसेस से फिर गुजरना है, हफ्ते के बाद फिर आपको सेम प्रोसेस से गुजरना है। तो फिर आपके पास कर्मचारी भी था नगर परिषद में, उनसे क्यों नहीं करवा रहे? हमारे पास तो कोई कर्मचारी है नहीं। आप ये देख के चलोगे भाई, जितने भी कर्मचारी हैं, कभी उनका डीसी रेट का झगड़ा रहता है, कभी वो सफाई वाले ठेके के चक्कर में रह गए। अभी आप आज के दिन देखो तो सफाई कर्मचारी कहाँ है, सिर्फ लोडर का टेंडर दिया हुआ है, सफाई का तो ठेका नहीं दिया उन्होंने जी। तो आप जींद के लिए कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आप लॉन्च करेंगे ताकि लगे कि जींद अलग हो रहा है, बदल रहा है? देखिए रमेश जी, सारी जो बातें हैं ना वो परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड रहती हैं। आज की जो हमारी परिस्थिति है वो है पानी की निकासी जी। सबसे बड़ा जो विषय है वो पानी की निकासी का है। मेरी प्रायोरिटी जो रहेगी वो यही रहेगी कि भाई जहाँ से हमारी नींव रखी जाती है, स्टार्टिंग होती है, उस चीज़ को अगर बेस को आप मजबूत करके चलोगे तो बाकी चीज़ों को अच्छी तरह से फॉलो कर पाएंगे।
और उसके लिए आप ये मानिए कि अगर पानी की निकासी आपकी सही है तो उससे आपकी सड़कें भी दुरुस्त रहेंगी, आपका सीवर भी दुरुस्त रहेगा, आपके पार्क भी मेंटेन होंगे। तो पानी की निकासी का मैं मानता हूँ। तो अमृत योजना उसी के लिए तो लाई गई थी और लगभग वो पूरी भी हो गई, लेकिन वो तो उसका तो आउटपुट आप देखने लग रहे हो, आपके सामने है। किसे जिम्मेवार मानते हैं आप? देखो, जिसका जो काम था, जिसकी जो जिम्मेवारी थी, जिसने जो अपना काम बखूबी नहीं किया, वो सब दोषी हैं इसके अंदर। हमने तो इसके बारे में स्टार्टिंग से ही आवाज उठानी शुरू की थी, बाकायदा इसकी वीडियो बनाई गई थी और उनको दिखाया भी गया था कि भाई जब ये अमृत योजना का काम चल रहा था तो वहां किस तरह की खामियां थी, और ये खामियों का हमें पता नहीं होता। चलिए प्रवीण जी, आप ये बताइए हमें, कौन से समीकरण है जिनसे लगता है कि आपकी नैया पार हो जाएगी? क्योंकि ये इलेक्शन होता है, कास्टिज्म फैक्टर बहुत अहम रोल अदा करते हैं, तो उसमें कौन से समीकरण आपके पक्ष में जा रहे हैं? देखिए, मैं रमेश जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भी मैं किसी भी समीकरण को नहीं मानता। मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि भी अगर जनता का हाथ आपके सिर पे है, आपके साथ उनका आशीर्वाद है, तो आप निरंतर विकास की बात करेंगे और अपने शहर को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। ये समीकरण की जो बात है, अगर आप पीछे जाके अगर इतिहास में देखते हैं कि भी मैं 95 से इस लाइन में हूँ। 1995 में स्टूडेंट यूनियन में मैं गवर्नमेंट कॉलेज में सेक्रेटरी था। उसके बाद मैं लगातार 11 साल से एज ए पार्षद के तौर पर हूँ। अगर हम ये बात करें कि भी जाति पाति में मैं और मेरा परिवार विश्वास नहीं करता, अगर जाति पाति की बात होती तो शायद मैं यहाँ अब तक नहीं पहुँच पाता। जी, अच्छा चलिए एक बात और हमें बताइए, आप पूनम सैनी के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, उसकी अगुवाई भी बढ़ चढ़कर आप कर रहे थे, एक हमारे दूसरे पार्षद उनको बुलाए, वो करे, तो कामयाब क्यों नहीं हो पाए आप? कामयाब 3-4 बार आपने कोशिश की, अंतिम समय में तो 2 महीने पहले तो आपने बिल्कुल डीसी को ही सौंप दिए थे 22 आप शपथ पत्र, वही बिल्कुल सही, लेकिन समय पर वो 17-18 ही रह गए, 1-2 वापिस ले गए थे। देखिए जी, साफ सारे शहर की जनता ये जानती है कि भी आपने जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और 2 महीने तक प्रशासन जब आपको डेट भी नहीं देता चुनाव के लिए, तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं सरकार या सरकार के लोग वो नहीं चाहते कि भी ये यहाँ से हटे। तो कहीं ना कहीं हम तो ये मानते हैं कि भाई ऊपर से उनका आकाओं का उनका हाथ रहा उनके ऊपर, जिसकी वजह से इस चीज में हम कामयाब नहीं हो पाए। नहीं, वो तो देखिए, आप पहली योजना में भी थे, तब भी 2 पार्षद चेयरमैन चेंज हुए, मुकेश देवी और सुदेश देवी दोनों को। इस बार गलत फहमी हो गई थी कि आपको, या ताकतवर थी पूनम सैनी? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि भाई दंड भेद श्याम के उनके पास उतरते, हमारे पास सिर्फ ईमानदारी थी, और मुझे ये लगता है कि भाई आपकी बार ईमानदारी काम नहीं कर पाई। दंड भेद श्याम के उनके पास पिछली बार जब मुकेश देवी और सुदेश देवी को चेंज किया, तब श्याम दंड आपके पास थे? नहीं, श्याम दंड भेद की बात सिर्फ इतनी है कि अब आपके पास थे, अब नहीं थे। आज की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी पिछली बार की निस्बत। जी, पिछली बार तो क्या था कि भाई आमने सामने थे, पार्षदों ने तब भी फैसला करना था, पार्षदों ने अब भी फैसला करना था। तो ये जींद की राजनीति में क्यों होता है कि एक पार्षद, एक चेयरमैन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते, केवल अब पूनम सैनी और तेजेंद्र कौर को छोड़कर? वो बताइए, वो क्या जोड़ तोड़ रहती है पार्षदों में, कोई किस तरह की? देखिए, आपको मैं बताऊं कि हर एक व्यक्ति की अपनी मानसिकता होती है काम करने। कोई किसी तरीके से काम करना पसंद करता है, कोई किसी तरीके से काम करना ज्यादा पसंद करता है। जिस जैसी मानसिकता के लोगों की अधिकता होगी तो वो लोग अपनी चेयर से चिपके रहेंगे। मुकेश देवी और सुदेश देवी के साथ भी आपने काम किया है, उनमें से आप 10 में से कितने नंबर देंगे मुकेश और सुदेश को? देखिए जी, मैंने तो मुकेश जी के साथ मिलकर काम किया, और मैं तो यही मानूंगा कि भाई मैंने जो जितना मेरा दायरा था, जितनी मेरी लिमिटेशन थी, मैंने उसके अनुरूप अपना पूरा सही काम किया। जी, सुदेश के साथ नहीं किया? मेरा उनके साथ विचारधारा उस टाइम में मेरी नहीं थी, मैं उनके साथ। लेकिन शायद वोट तो आपने दिया था उनका जब वो प्रधान बनी थी। सुदेश का नहीं दिया जी मैंने। अच्छा, मैं तब किसका दिया था? मुकेश जी का साथ। नहीं, सुदेश, सुनीता अरोड़ा जी का। सुनीता अरोड़ा जी का दिया। उस वक्त हमारे जो कैंडिडेट हैं वो सुनीता अरोड़ा जी थी। ओके, और हमने उनकी इमदाद करी थी। जी, चलिए परवीन जी, अब आप हमें ये बताइए, जो यहाँ पे डायरेक्ट चुनाव होना है वो आसान है, या पहला आसान था कि 11 पार्षद या 18 पार्षदों को अपने साथ रखो और चलते चलो, और अब आ रहा है कि डायरेक्ट एक बार बन गए तो हटाना बहुत मुश्किल? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, चुनाव की बात है कि पहले एक दायरा सीमित था जहाँ हम टिप्स पे गिन सकते थे कि भाई 31 नगर पार्षद हैं और इन्होंने चेयरमैन को सिलेक्ट करना है। वहाँ उसकी लिमिटेशन कुछ और थी, और जो आज डायरेक्ट चुनाव है, लेकिन मैं तो इसको सही मानता हूं जो डायरेक्ट चुनाव है, क्योंकि पब्लिक का पैसा पब्लिक के काम ही आना है।
तो हम ये चाहते हैं कि भाई पब्लिक अपना नुमाइंदा चुन के भेजे और उस पर विश्वास करके भेजे। आज जो चेयरमैन बनेगा, एक मिनट, आपने कहा पब्लिक का पैसा पब्लिक के काम आए, तो पहले पब्लिक का पैसा पार्षदों के काम आता था क्या? मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि वहां पर क्या है कि पब्लिक के साथ आप मिलके काम नहीं कर पाते थे, पार्षदों के साथ वहां पर क्या है कि जब टिप्स पे आपके मैंने बताया कि टिप्स पे जब आप पार्षदों के साथ रहना उनके पड़ता दबाव में चेयरमैन जो है वो पब्लिक का काम करने में सक्षम नहीं था। फिर ये पार्षद ऐसा करते क्यों? जींद में खास कर मैं तो आपको बताया इतिहास है। मैं आपने ये देखा है कि पिछले 11 साल से मेरे को आपने काम करते हुए देखा है कि मेरी मानसिकता किस प्रकार की रही है। चलिए, दूसरे सब अलग अलग है। तो आप पार्षद का चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार? ना जी, मैं एमसी का इलेक्शन लड़ूंगा वार्ड नंबर 20 से। मैं तो मेरा ओपन एरिया है। ये क्या बात हुई? मम्मी चेयरमैन, आप पार्षद किसी और के लिए भी जगह छोड़ दो, या पूरी तरह से आप इसके एक तरह से कब्जा करके बैठने की इरादा है? ऐसा नहीं है रमेश जी, एक्चुअल में बात क्या है, देखिए मेरे लिए कोई नई बात नहीं है एमसी का इलेक्शन। मैं पिछले निरंतर 11 साल से नगर पार्षद हूँ। तो वही कह रहे हैं किसी और को भी आने। हाँ जी, मेरी सोच क्या है कि भी अगर मान लो हर चीज में एक पॉजिटिविटी सोच के चलना चाहिए इंसान को। अगर हम चेयरमैन का इलेक्शन मेरी मदर जी के नाम से लड़ रहे हैं तो हमारी पॉजिटिव नेचर के हिसाब से हम ये सोचते हैं अगर उनको कामयाबी मिलती है तो मैं एज ए नगर पार्षद के रूप में जो मैंने 11 साल काम किया है, और अगर अब की बार मेरा वार्ड मुझे चुनकर वहां भेजता है तो मैं शहर के विकास के लिए जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसका सहयोग कर सकता हूँ चेयरमैन का, चाहे वो कोई भी। चलो, ये थे प्रवीण बेनीवाल, और इन्होंने अभी अंत में खुलासा किया है ये खुद पार्षद का चुनाव लड़ेंगे और इनकी माताश्री हैं संतोष देवी जी, उनको चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ाएंगे। प्रवीण जी, आप हमारे यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, और सभी सिटी केबल के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।